हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबी साइंस क्लास में। तो आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये वाला पूरा चैप्टर हम आपको फिनिश करवाने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में, वो भी वन शॉट में। ठीक है, देखिए वह क्रियाएँ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे जुड़ जाता है और चाहे अलग हो जाते हैं, तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो जैसे H2O का 2 मॉलिक्यूल है और O2 का 1 मॉलिक्यूल है, जुड़कर क्या बनते हैं, H2O, यानी कि जल का निर्माण करते हैं। फिर इसी तरीके से जल को हम गर्म करते हैं, गर्म कर लेते हैं तो क्या होता है, H2 अलग निकल जाएगा और O2 अलग निकल जाएगा। तो ये होते रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है जब ये एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में बढ़ते हैं, जैसे कि नीचे वाली ये वाली, ठीक है, या दो यौगिक छोटे छोटे यौगिक होते हैं एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे ऊपर वाली ये वाली है। ठीक है, तो आई होप ये परिभाषा आराम से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं। अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, यानी कि इन दोनों के बारे में ये दो दो नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी पढ़ लीजिए, जिसे कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट क्या होता है। देखिए, अभिक्रिया में संयोग करने वाले या भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में संयोग करने वाले या एक यौगिक के विभाजन से बनने वाले यौगिक को अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में ये या तो ये जो संयोग करते हैं या जिसका विभाजन होता है। ठीक है, इन दोनों का संयोग होता है तो वाटर का निर्माण होता है, तो ये दो संयोग करते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, या तो इसका विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग टूटता है, तो ये वाला क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाता है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए जरिए। ठीक है, फिर अगले देखते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या, अभिक्रिया में संयोग से प्राप्त होता है, यानी कि संयोजन से प्राप्त होता है नया गुण, नया वाला। ठीक है, संयोग से प्राप्त यौगिक उत्पाद कहलाता है। जैसे इधर देख लीजिए, ये देखो संयोग से बना है, यानी कि इन दोनों आपस में मिले हुए हैं और H2O, यानी कि ये वाला यौगिक मिल गया है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा सा पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हम आपको बताने वाले पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जो कि 3 नंबर में आ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे क्या होते हैं, पदार्थ में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला हो गया भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस, दूसरा हो गया केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, इसे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जो मूल अवस्था में दोबारा आ सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वो जो मूल अवस्था में नहीं आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा हो, आप जलाओ, उससे जल जाएगा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। और भौतिक अभिक्रिया क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लोहा हो, ठीक है, लोहा हो, उसे गर्म करो तो क्या होता है, लाल हो जाता है। बल्ब हो, उसे जलाओ तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और बल्ब बुझा दो तो क्या जैसे कि तैसा रह जाता है। तो ये भौतिक अभिक्रियाएं होती, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जब जल को अधिक ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जो भी एक भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो जल को हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से समझ में आ जाया है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया तो ये क्या होती है, एक भौतिक परिवर्तन, जो हमें अपने आँखों से दिखाई देती है। ठीक, समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर ए, आकृति में परिवर्तन। आकृति यानी कि उसकी आकृति जो होती है उससे बदल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब धातु पर आघात किया जाता है, आघात यानी कि जब उसे पीटा जाता है, जो लोहार लोग होते हैं वो धातु को या लोहे को पीटते हैं, पीटा जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो आप हंसिया कभी पिटाने जाओ या खुरपी कहीं पिटाने जाओ या मतलब कोई भी चीज़ पिटाने जाओ तो उस पर आघात करते हैं और उसे चौड़ी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि धातु में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर बे यानी कि उसमें क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन होता है इसमें, जैसे मान लो जब आयोडीन या सल्फर को
पीटा या तोड़ा जाता है तो चूर्ण बन जाता है, यानी कि जो आयोडीन नमक होता है, नमक तो सभी खाए हुए हैं, ठीक है। तो नमक की डेली जो होती है मोटी, उसे पीसते हैं तो क्या है, चूर्ण जैसा बन जाता है। तो वही एक भौतिक परिवर्तन ही है। डेली लाइफ में रोज़ ही खाते हैं बहुत लोग। ऐसे कौन है जो नमक नहीं खाता? कमेंट में बताओ। कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग नमक खाते हैं, बिना नमक के कोई खाना नहीं खा सकते, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं सी, रंग में परिवर्तन। रंग में यानी कि कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे जब प्लेटिनम के तार को गर्म किया जाता है, यानी कि प्लेटिनम एक धातु होती है, बहुत ही अच्छी धातु होती है, ठीक है। जब प्लेटिनम की तार को गर्म किया जाता है तो लाल तप्त हो जाता है। लाल यानी कि लाल लाल हो जाता है। जैसे लोहा गर्म किया जाता है वो भी लाल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटिनम के तार को गर्म करते हैं तो क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है तथा इसे ठंडा करने पर यह पूर्व अवस्था में आ जाता है। हमने बताया था भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जो मूल अवस्था में आ जाता है। इसीलिए जब प्लेटिनम के तार को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है, लाल और तप्त हो जाता है, ठीक है। तथा इसे ठंडा करते हैं तो कैसा, मूल अवस्था यानी कि पूर्व अवस्था में आ जाता है, जैसा पहला था उसे ही आ जाता है। ये होते हैं इसके रंग में परिवर्तन। फिर अगला है डी, ताप में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर में क्या क्या चेंज होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी धारा, इसमें लिखा है धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का तंतु लाल तप्त हो जाता है, ठीक है, होकर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि लाल तप्त हो जाता है, उसके बाद प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तथा धारा रोकने पर वह पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेता है, यानी कि पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे जैसे मान लो कोई भी लाइट हो, लाइट का जो 10 रुपये वाला बल्ब चलता है उसे उसमें लाइट प्रवाहित करो तो क्या होता है, वो लाल तप्त, उसके टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो लाल तप्त हो जाता है तथा ठंडा करने पर वह पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ये तो हो गए भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं रासायनिक, ठीक है। तो अब हम आपको देखते हैं पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं। हम जैसे हमने एग्जांपल बताया कपड़े का, कपड़ा जल जाए तो वह दोबारा कपड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लो इसमें क्या लिखा है, परिभाषा में लिखा है पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व अणुओं की संरचना पे परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन होता है जो पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक संगठन एवं अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। सीधे सीधे कहें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसा था वैसा पहले नहीं रह जाएगा, उसे हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। फिर अगला इसमें पहला परिवर्तन है जिसे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं, पदार्थों का दहन या कम्बुशन कहते हैं इसे, ठीक, क्या कहते हैं, कम्बुशन कहते हैं, ठीक है। कोई लड़ रहा है तो कम्बुशन कहकर भागाओ, ठीक है। तो कहते हैं पदार्थों का दहन यानी कि कम्बुशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का जलना तथा उसमें से ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होना ही दहन या कम्बुशन कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ जल रहा है, जलने से उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्बुशन या दहन करते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाए, क्या होती है, CO2 गैस निकलती है और जलवाष्प व प्रकाश भी उत्पन्न होता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। जैसे इसमें लिखा है मोम यानी कि मोमबत्ती होती है, उसे जलाते हैं तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल वाष्प भी निकलती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और ऊष्मा भी निकलती है, लाइट भी होती है, ठीक है। कितने कितने काम होते हैं, बहुत से काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पदार्थों का दहन या कम्बुशन, ठीक। फिर अगला है जंग लगना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में जरूर आता है, जिसे रस्टिंग कहते हैं, ठीक, रस्टिंग कहते हैं। ये क्या होता है, जंग लगना। हमें समझने देखते हैं कि जंग लगना, ठीक है, यानी कि लोहे की कोई भी चीज़ नमी जहाँ हो वहाँ डाल दो तो उसमें क्या होते हैं, छोटी पपड़ी पपड़ी बन जाती है, उसे ही जंग कहते हैं। जैसे कैसे, इसमें लिखा है जब लोहे की नम वायु में रखते हैं, यानी कि जब लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है। यानी कि जब नम का मतलब होता है थोड़ा बहुत गीला होना चाहिए, ठीक है, वायु में हो वैसे भी थोड़ी बहुत नमी होती ही है। देखिए जब लोहे को नम वायु में रखें तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तथा आयरन लोहे का जंग में परिवर्तन ही जंग लगना कहलाता है। यानी कि जो आयरन होता है यानी कि लोहा जो होता है वो जंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। समझ में आया। लोहे की कोई भी लोहा हो उसे नम वायु में रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भूरे रंग की पपड़ी चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जंग कहते हैं। और आयरन ऐसे ही जंग में परिवर्तन हो जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, आराम से रट जाओ, ठीक है।
फिर अगला है किण्वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना ये वाला है उतना ही किण्वन होता है, ठीक, जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। जो एल्कोहल बनती है तो इसी यही क्रिया होती है। देखिए इसमें कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लो वह क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, क्लास में बने रहोगे तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु होते हैं, उनकी उपस्थिति में नए कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक नए कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है, उसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल है सिरका हो गया, और दूध से दही बनना, मृत पदार्थ का गलना, ठीक है। तो ये हो गए कम्बुशन हो गए, सॉरी फर्मेंटेशन हो या किण्वन हो गया। क्या होता है इसमें, वह क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो ये क्रिया नहीं होगी। सूक्ष्म जीव को उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि नए कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी यौगिक हो जाता है, तो उसे हम किण्वन कहते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे अभिक्रिया लिखने की विधि, यानी कि किस तरीके से अभिक्रिया लिखते हैं। जैसे वो आपने बात नहीं सुनी है कि सांप बिच्छू का मंत्र नहीं पढ़ा, सांप के बिल में हाथ डाल दिया, यानी कि हाथ डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिच्छू का मंत्र समझेंगे, उसके बाद सांप के बिल में हाथ डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ये रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, अभिक्रिया लिखने के विधि में क्या होते हैं, अभिक्रिया लिखने वाले अभिकारक सदैव एरो, यानी कि एरो जो होता है, ये एरो कहा जाता है, तीर का निशान जो होता है ये इसे एरो कहते हैं। इस निशान चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल दूसरे पहले में दिया था कि जो अभिकारक, ये देखो जे वाले हैं, जो तीर का निशान यानी कि एरो है, इसके बाईं ओर जे लिखे जाते हैं, यही अभिकारक लिखे जाते हैं, जो कि अभी हमने बताया। देखिए अभिक्रिया में सदैव जो अभिकारक होते हैं सदैव एरो के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं, ये पहला हो गए, ठीक है, विधि हो गए। फिर दूसरा क्या होता है, अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद जो होते हैं सदैव चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाते हैं। ये देखिए भाई, ये उत्पाद उत्पन्न है, ये वाला चिन्ह के दाईं ओर क्या है, उत्पाद है, और बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखे जाते हैं, ठीक है। और अभी हम दिखाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, प्लस चिन्ह, यानी कि जो प्लस यानी कि पॉजिटिव चिन्ह होता है, अभिकारकों के बीच व प्राप्त पदार्थों के बीच लगाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्लस का चिन्ह यानी कि पॉजिटिव का चिन्ह जो होता है अभिकारकों के बीच व अभिक्रिया के बाद, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त पदार्थों के बीच लगाया जाता है। प्राप्त पदार्थ कौन से होते हैं, उत्पाद होते हैं। जैसे मान लो इधर देखो, ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक, ये अभिकारक के बीच भी लगा, और ये वाली अभिक्रिया देखो उत्पादों के बीच भी लगा। ये इसमें उत्पाद क्या बन रहा है, H2 और O2 बन रहा है। इसमें क्या उत्पाद बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें वाटर बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। फिर अगला चौथा देखते हैं, जो गैस होती है, गैसों को हमेशा अणुओं के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखे हैं, गैसों को सदैव अणुओं के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो N2 हो गया, H2 हो गया, P2 हो गया, Cl2 हो गया है, ठीक है, सॉरी P2 नहीं O2 है, ये बीच में O2 है, ठीक है। P2 तो वो तो फास्फोरस एक मेटल है, ठीक है। क्या होता है, N2 H2 O2 और Cl2, जो इतने गैसें हैं, गैसें कोई भी हों हमेशा वो अणुओं के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि 2 लगा दीजिए बस काम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं पाँचवा, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, अर्थात समीकरण संतुलित कर लिया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया जी। क्यों, क्योंकि इसमें अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, अर्थात समीकरण को संतुलित कर दिया जाता है। संतुलित का मतलब जितने इधर परमाणु होंगे उतने ही इधर परमाणु होंगे। ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए सभी संतुलित ही हैं। देखिए जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, क्योंकि ये हैं H2O जो हैं, यहाँ पर 2 हैं। इस 2 का मतलब होता है जो यहाँ पर 2 H2O हैं। जब आगे बनोगे तो सबके सब क्लियर कर लेंगे। अभी आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है। तो चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है आज हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, या केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण यार, केमिकल का मतलब है रासायनिक, बस हो गया। फिर अगला देखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को प्रतीकों व
और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके लिखा जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, फिर से पढ़ो। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस याद हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम को Na से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। दो हमने सोडियम मेटल के दो अणु लिए और दो Cl2 के लिए, फिर बना क्या 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है, यहाँ Cl2 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ 2Na है, 2Na यहाँ भी हैं, यानी कि 2 मालिक्यूल NaCl के हैं। इधर भी 2 हो जाएंगे, 2Na और 2Cl। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगला उदाहरण है H2O2 और यहाँ पर H2O। ये देखिए समीकरण संतुलित नहीं है। बस यहाँ पर लिखना क्या होता है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आ गया है? आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं दुम दबा के। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। हमने अभी बताया था परिभाषा में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो अभिक्रिया लिखने की विधि में हमने बताया था। तो अब आज हम रियल में बताएंगे रासायनिक समीकरण का संतुलित और ढांचा समीकरण, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन के भी बारे में बताएंगे और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बताएंगे। जो परिभाषा होती हैं 2-2 नंबर में आ जाती हैं, OMR, और आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही रट जाएंगे, यानी कि आराम से समझ में आ गया। देखिए एक बात है, OMR जो होता है हम इस पर बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो OMR होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही निकलते हैं। हाँ, और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि लॉन्ग से भी हम OMR निकाल देंगे, कहाँ कहाँ से बनते हैं OMR वो भी हम निकाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा सच? ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों की संख्या में, ठीक है, उत्पादों की संख्या में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, जब समान होती है, यानी कि तत्वों की संख्या समान होती है, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दीजिए, बस 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि ढांचा समीकरण। इसमें हम बताएंगे संतुलित और ढांचा दोनों बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ढांचा समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में जस्ट इसके अपोजिट वाला ही होता है, यानी कि रासायनिक समीकरणों का संतुलित तो जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, संतुलित का मतलब होता है समान होते हैं, परमाणु की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो, यानी कि समान ना हो, तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। जैसे नीचे दिया गया एग्जाम्पल H2 + O2, यहाँ पर H2 हो, यानी कि जितना H2 है वहाँ पर H2 है, लेकिन O2 जितने हैं उतने नहीं हैं, यानी कि ढांचा समीकरण है। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे हैं, यहाँ पर 4 H2 हैं, 4 H हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 O2 हैं और 4 H2H हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है, ये संतुलित समीकरण, ये भी संतुलित समीकरण है। N2 + 3H2। ठीक है, तो यहाँ पर N कितने हैं, 2, यहाँ पर भी N 2 हैं, इसमें कितने H हैं, 6 हैं, तो इसमें कितने हैं, 2 × 3 = 6 H2 6 H हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।